हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आपका 25 तारीख को एसएसटी का एग्ज़ाम आने वाला है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी होगी। और अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि एसएसटी के एग्ज़ाम को आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है ताकि आपका पेपर दिखने में भी अफेक्टिव लगे और साथ साथ में आपका स्कोर 90 प्लस तक जाए। और तो साथ ही साथ हर एक सब्जेक्ट मीन्स हर एक बुक, चाहे वो एसएसटी में आपका पॉलिटी की बुक हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, इन सभी बुक्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसके बारे में भी मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है आप लोगों को। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो अटेम्प्ट करना है वो है एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ बहुत ईजी होते हैं, 1 या 2 वर्ड्स में उनका आंसर होता है और आप इजीली एक बार क्वेश्चन पढ़ के उनका आंसर दे सकते हो। पहला आप एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट करो। एमसीक्यूज़ में भी जिन क्वेश्चन में आपको लगता है कि आपको डाउट है, आप श्योर नहीं हो आंसर को लेके, तो उनको ब्लैंक छोड़ दो। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको करना है कि आपको जो क्वेश्चन सबसे अच्छे से आता है, जिस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली लिख सकते हो, उन क्वेश्चन को सबसे पहले अटेम्प्ट करो। चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हो, चाहे वो शॉर्ट हो, चाहे वो पैराग्राफ से ही क्यों ना हो। उसके बाद इन सभी चीज़ों को करने के बाद आपको ये सभी चीज़ें 3 घंटे से पहले, मान के चल लीजिए आपको 2 आवर्स 45 मिनट में इन सभी चीज़ों को कंप्लीट करना है। 15 मिनट का जो लास्ट टाइम होगा उसमें आपको अपने पूरे आंसर शीट को एक बार रिवाइज करना है, देखना है कि क्या क्या चीज़ें आपने पहले जो छोड़ दी, किस चीज़ को और आप अच्छे से लिख सकते हो या कोई पॉइंट ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके। तो मैं आपको बताऊंगी कि किस टॉपिक में कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और उसके हाईएस्ट चांसेस हैं एग्जाम में आने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हिस्ट्री से। पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ महात्मा गांधी इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। तो आपका जो नेशनलिज्म वाला चैप्टर है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें से मल्टीपल क्वेश्चंस आते ही आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपको पता होना चाहिए कब हुआ था, 1914, जो कि 1918 तक कंटिन्यू रहा था। सिमिलरली अगर हम बात करें सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, जो कि 1939 से लेके 45 तक हुआ था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे, मेन फीचर्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, आपका सॉल्ट मार्च हुआ, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। जितने भी मूवमेंट हुए, ठीक है, चाहे वो खेड़ा का हो, चाहे वो चंपारण का हो, सारे इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आते हैं, हाउ डिड प्रिंट कल्चर इन्फ्लुएंस द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। प्रिंट कल्चर का क्या रोल था, उसने कैसे फ्रीडम स्ट्रगल को इन्फ्लुएंस किया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला जो आपका टॉपिक है हिस्ट्री में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे क्यों, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही, क्यों उसे एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रोल ऑफ गजीपी मजीनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुआ। आपने 9th क्लास में ऑलरेडी फ्रांस और रशिया के बारे में पढ़ा हुआ है, 10th क्लास में आप इटली के यूनिफिकेशन के बारे में आपने पढ़ा है। ये भी बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हाउ डिड लैंग्वेज एंड कल्चर प्ले अ वाइटल रोल इन यूरोपियन नेशनलिज्म। नेशनलिज्म से देखो बहुत सारे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, चाहे वो इंडियन नेशनलिज्म हो या यूरोपियन नेशनलिज्म हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद
एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इन द हिस्ट्री ऑफ जर्मनी। जर्मनी की हिस्ट्री में आपने ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ा होगा फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बारे में, उसका क्या इंपॉर्टेंस था, क्या रोल था और किस कंडीशंस में वो बनाया गया था। नेक्स्ट आते हैं हम और भी क्वेश्चंस पे, जैसे कि हमारा क्वेश्चंस है व्हाट वर द मेन कॉज ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि सीडीएम सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सॉल्ट मार्च हो गया आपका, उसके साथ साथ आपका चंपारण वाला जो मूवमेंट है वो हो गया, खेड़ा का मूवमेंट है, ये सारे ही मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। सारे मूवमेंट्स को एक बार अच्छे से बुक से गो थ्रू करिएगा, किसी सैंपल पेपर या किसी एक्स्ट्रा बुक से मत पढ़िएगा। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द रोल ऑफ पीसेंट एंड ट्राइबल्स इन द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। ये देखिए फिर से वही क्वेश्चन सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट के बारे में कि पीसेंट और ट्राइब्स का क्या रोल था उस मूवमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम आते हैं तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बाय द ब्रिटिश लीड टू द नेशनलिज्म इन इंडिया। मींस ऐसे क्या सिचुएशंस आई थी, ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से नेशनलिज्म इंडिया में आया था। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, व्हाट इज नेशनलिज्म। ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम व्हाट वर द कॉजेज एंड इम्पैक्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन इन 1929। उसके कॉजेज और उसके इम्पैक्ट आपको ये पता होना चाहिए कि जब ग्रेट डिप्रेशन आया था तो उसके क्या कॉजेज और इम्पैक्ट रहे थे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं, सो हाउ डिड द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज एंड स्टीमशिप्स इफेक्ट ग्लोबल ट्रेड। कि रेलवेज और स्टीमशिप्स ने कैसे ग्लोबल ट्रेड को इम्पैक्ट किया था, कैसे वो इंट्रोड्यूस हुआ, क्या हुआ था। और साथ ही साथ एक और चीज बता दूं कि इसी में ही आपका ग्लोबलाइजेशन ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री में भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट इज व्हाई डिड हैंडलूम इंडस्ट्री डिक्लाइन इन इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अभी तक देख रहे होंगे कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो नेशनलिज्म से पूछे गए हैं, तो आप खुद ही देख सकते हैं कि नेशनलिज्म चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस चैप्टर को आपको करना क्या है, बुक से रीड करना है, सिर्फ और सिर्फ बुक से, बुक के अलावा आप कुछ भी मत पढ़िए। आप लाइन बाय लाइन चैप्टर को रीड करेंगे, एक बार दो बार रीड करेंगे और बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हाउ डिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इफेक्ट द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट इज हाउ डिड डेवलपमेंट ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड बुक कंट्रीब्यूट टू द नेशनलिज्म। सेम वही क्वेश्चन नेशनलिज्म से रिलेटेड कि नेशनलिज्म में न्यूज़पेपर एंड बुक्स का क्या रोल था, कैसे उसने नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी लोगों के अंदर जगाई, कैसे नेशनलिज्म स्प्रेड हुआ थ्रू द न्यूज़पेपर एंड थ्रू द बुक्स। नेक्स्ट आते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ प्रिंट कल्चर ऑन सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स इन इंडिया। प्रिंट कल्चर, जैसे अभी पिछला क्वेश्चन ही आपका था, प्रिंट कल्चर मींस मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स ने कैसे रिफॉर्म्स लाए हमारे मूवमेंट के लिए, सोशल मूवमेंट्स हमारे इंडिया में हुए फ्रीडम के लिए या फिर इंडिपेंडेंस जिसे हम बोलते हैं उसके लिए, तो क्या उनका रोल था प्रिंट कल्चर का, कैसे प्रिंटिंग ने काम किया लोगों को नेशनलिज्म की फीलिंग तक पहुंचाने के लिए, नेशनलिज्म की फीलिंग जगाने के लिए। नेक्स्ट आते हैं ज्योग्राफी पे, तो ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। पहले आपको तो पता होना चाहिए रिन्यूएबल होता क्या है, नॉन रिन्यूएबल होता क्या है। रिन्यूएबल वो रिसोर्सेज होते हैं विच कैन बी रिन्यूड बाय द पीरियड ऑफ टाइम एंड नॉन renewable resources are those resources which cannot be renewed and cannot be replenished and it took long time to regenerate. Next question is what are the types of farming in India। सारी आपको जैद फार्मिंग हुआ, खरीफ हुआ, राबी हुआ, ये सब आपको पता होना चाहिए और उनके एग्जाम्पल्स भी पता होने चाहिए। नेक्स्ट इज डिस्कस द इम्पोर्टेंस एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया। वाटर रिसोर्सेज आपको पता होने चाहिए पहले तो है कौन कौन से, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है
और उनको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, चाहे वो हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू करें या किसी और मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेम डिफरेंट टाइप ऑफ कोल इन देयर यूजेस। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन द इकोनॉमी। ये क्वेश्चन मैंने आपको जैसे बताया कि ग्लोबलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में भी आपका ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन होता ही है, तो उसको अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कैसे कंजर्व कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज आपने पढ़ा, तो यहाँ पे सॉइल कंजर्वेशन क्या पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, व्हाट मेजर चैलेंजेस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। जैसे आजकल के टाइम पे हम देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है हमारे कंट्री में कि लैंड डिग्रेडेशन देखने को मिल रहा है, जहाँ पे हमारे पास फॉरेस्ट एंड इरिगेटिंग के लिए हमारी जो लैंड है वो कम पड़ रही है, तो लैंड डिग्रेडेशन के मेजर चैलेंजेस आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडियन फार्मर्स। आजकल जो इंडियन फार्मर्स फेस कर रहे हैं उससे भी आप इसके आंसर को लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन पे आते हैं, सो डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। एज वी ऑल नो कि जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन है ये 1960s में स्टार्ट हुआ था। तो ये हुआ क्या था, इसके इम्पैक्ट क्या थे, इसके डीमेरिट्स क्या थे, मेरिट्स क्या थे, ये सभी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, आपको इसमें डैम्स के बारे में भी पता होना चाहिए कि डैम्स का क्या रोल रहता है रिवर प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, अब उनके बारे में उसके भी मेरिट्स डीमेरिट्स अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, व्हाई इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग इम्पोर्टेंट इन इंडिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, व्हाई शुड वी कंजर्व मिनरल रिसोर्सेज, सजेस्ट मेजर्स आल्सो। हमें क्यों मिनरल्स को कंजर्व करना चाहिए और साथ ही साथ में मेजर्स हमें लेनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम आते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ थर्मल पावर एंड हाइड्रो पावर, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं एक्सप्लेन व्हाई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। तो जैसा कि आप आज लोग देख रहे हो कि हमारे इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जो स्टील इंडस्ट्री एंड आयरन इंडस्ट्री है वो बहुत एक तरह से लाइक बैकबोन की तरह काम कर रही है। हमारा आईटी सेक्टर हुआ या हुआ तो काफी ग्रोथ कर रहा है, इसको आप प्रेजेंट से लिंक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं व्हाट आर द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, जो कि हम आजकल काफी देख रहे हैं। आईटी सेक्टर हमारा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, तो वो उसके क्या क्या कॉजेज हैं, क्या इफेक्ट्स हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, हाउ डू रोड रेलवे कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। आपको कंट्री की डेवलपमेंट से रिलेटेड हर चीज, चाहे वो रोड्स से रिलेटेड हो, चाहे वो रेलवे से रिलेटेड हो, चाहे वो ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड हो, ट्रेड से रिलेटेड हो, हर चीज से रिलेटेड वो पता होना चाहिए कि वो कैसे कंट्री की डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपका जो सिलेबस है उसी से ही आए, कई बार जनरल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जिसमें आपके इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी देखी जाती है कि आप कितना अच्छे से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, विच इज एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया। क्या इंपॉर्टेंस है इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया की, ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये तो पता ही होना चाहिए, और साथ साथ में ये क्या रोल प्ले करता है इन टर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम हमारे पॉलिटिकल साइंस पे। पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारे टॉपिक हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे आपका फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है पावर शेयरिंग चैप्टर, वाई पावर शेयरिंग इज इम्पोर्टेंट इन डेमोक्रेसी, डिफरेंशिएट बिटवीन द यूनिटरी एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डिफरेंशिएट के साथ साथ आपको इन पता होना चाहिए कि किस कंट्री में किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को यूज किया जाता है, जैसे इंडिया में कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यूएस में कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है।
ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट, हाउ डू कास्ट एंड रिलीजन इफेक्ट द इंडियन पॉलिटिक्स? नेक्स्ट, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस बाय पॉलिटिकल पार्टीज? आपको ये पहली चीज तो पता होना चाहिए कि कितनी नेशनल पार्टीज हैं, ठीक है, कितनी रीजनल पार्टीज हैं। नेशनल पार्टीज में भी सारी नेशनल पार्टीज के आपको नाम पता होने चाहिए, वो कब कब फॉर्म हुई हैं, उनका जो सिंबल है वो क्या क्या है, ये पता होना चाहिए। और साथ साथ में पॉलिटिकल पार्टीज क्या क्या चैलेंजेस फेस करती हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, व्हाट आर द मेजर आउटकम्स ऑफ द डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी से रिलेटेड देखो बहुत क्वेश्चंस आते ही हैं, आपने 9th क्लास में ऑलरेडी डेमोक्रेसी चैप्टर पढ़ा है, थोड़ा बहुत आपको याद ही होगा, तो 10th में भी डेमोक्रेसी से रिलेटेड कहीं से भी घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछ ही लेगा वो। नेक्स्ट, हाउ डिड पावर शेयरिंग हेल्प मेंटेन पीस इन बेल्जियम? तो देखो, जो पावर शेयरिंग चैप्टर है उसमें बेल्जियम हुआ, श्रीलंका हुआ, इन दोनों ही मतलब दोनों ही कंट्री से स्टोरी पढ़ी है, उस स्टोरी में से कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेगा। कैसे बेल्जियम में कन्फ्लिक्ट हुआ, ठीक है, लैंग्वेज के बेसिस पे, कम्युनिटीज के बेसिस पे। सिमिलरली श्रीलंका में भी जो कन्फ्लिक्ट था बिटवीन सिल्हानाज एंड इंडियन तमिल्स या श्रीलंकन तमिल्स, उनके बीच में वो क्या था, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ही आपका है, रीजन फॉर द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिंहालाज एंड तमिल कम्युनिटीज इन श्रीलंका, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म? सबसे पहले आपको वर्ड ही पता होना चाहिए इसका मीनिंग, फेडरलिज्म क्या है, ठीक है। दूसरा, फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं हम, एक्सप्लेन हाउ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी? जो हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है कौन सी है, जैसे आपकी पंचायत होगी एट रूरल लेवल, और साथ साथ में हमारी म्युनिसिपल लेवल, ठीक है। ये कैसे हमारी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करती है, कैसे काम करती है, कौन किस लेवल पे काम करता है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि पंचायत जो है वो आपका विलेज लेवल पे काम करती है, विलेज, या फिर आप कह सकते हैं रूरल में, ठीक है। और म्युनिसिपल जो है ये आपके अर्बन एरियाज में काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज सोशल डिवीजन एंड हाउ डज इट इफेक्ट डेमोक्रेसी? सोशल डिवीजन क्या होता है और ये डेमोक्रेसी को कैसे इफेक्ट करता है? तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, डेमोक्रेसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी? डेमोक्रेसी क्या होती है, डाइवर्सिटी क्या होती है, और इन दोनों के बीच का रिलेशन कैसा है? नेक्स्ट, हाउ डज जेंडर इनइक्वलिटी इम्पैक्ट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन इंडिया? जैसा कि आपको पता है कि जेंडर इनइक्वलिटी को लेके आपके बुक में बहुत सारी चीजें बताई हुई हैं ऑलरेडी, और ये कैसे इम्पैक्ट करता है आपके पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन इंडिया को। नेक्स्ट इज, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर इक्वलिटी अमंग डिफरेंट कास्ट्स इन इंडिया? कौन से या क्या ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं फॉर इक्वलिटी अमंग द डिफरेंट कास्ट्स इन इंडिया? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कह सकती हूँ, और एग्जाम में आता ही आता है ज्यादातर। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया? मैंने जैसे आपको बताया, नेशनल पार्टीज होती है, रीजनल पार्टीज होती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाई डू पॉलिटिकल पार्ट व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेसी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये आता है, कई बार घुमा फिरा के भी आता है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज की नीड ही क्यों है डेमोक्रेसी में? क्या ऐसा काम है जो हम नहीं कर सकते जो वो पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हाउ डज डेमोक्रेसी प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? फिर देखिए डेमोक्रेसी से रिलेटेड क्वेश्चन, कैसे डेमोक्रेसी प्रमोट करती है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को? नेक्स्ट आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, व्हाई इज डेमोक्रेसी कंसीडर्ड अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन अ डिक्टेटरशिप? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता ही आता है, कैसे या क्यों डेमोक्रेसी कंसीडर की जाती है
अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन डिक्टेटरशिप। दोनों में डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी में फर्क क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स में जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इज एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद एग्जांपल, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर का रिलेशन क्या है, वो कैसे ग्लोबलाइजेशन में हेल्प करता है, किस सेक्टर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, किस सेक्टर से जीडीपी ग्रोथ बढ़ती है, कुछ भी क्वेश्चन इन सेक्टर से रिलेटेड आता ही आता है। नेक्स्ट, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक का क्या फंक्शन है, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हाउ डज ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट द इंडियन इकोनॉमी, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ग्लोबलाइजेशन से क्वेश्चन आते हैं। ग्लोबलाइजेशन कैसे इंडियन इकोनॉमी जीडीपी इन सब को हेल्प करता है, इम्पैक्ट करता है, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, व्हाई इज कंज्यूमर अवेयरनेस इम्पॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी एज द इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट, लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी आपको बतानी है, जो कि वर्क करता है या एक्ट करता है एज एन इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट के तौर पे। नेक्स्ट आते हैं, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे वो बताती हूँ। डेवलप कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में डिफरेंस तो आपसे पूछेगा ही पूछेगा, उसके अलावा डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज का क्या रोल है ग्लोबलाइजेशन में, ये भी पूछेगा। और साथ साथ में जो हमारा नेचुरल हार्म हो रहा है, मींस जो ओजोन लेयर का डिप्लीशन है, उसमें उसमें डिप्लीट करने में सबसे बड़ा रोल किसका रहा है, जैसे डेवलप कंट्रीज का जो रोल रहा है उसके बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है कि कैसे डेवलप कंट्रीज ने रिसोर्सेज का ओवर यूज करके उनको डिप्लीट भी किया है रिसोर्सेज को, और साथ साथ में ओजोन लेयर को भी बढ़ावा दिया है। नेक्स्ट इज व्हाई इज टर्शियरी सेक्टर ग्रोइंग इन इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया सेक्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते ही आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाउ डज एम्प्लॉयमेंट डिफर इन ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये दोनों ही सेक्टर आपको अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है और एम्प्लॉयमेंट दोनों में कैसे अलग अलग है। नेक्स्ट, व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ क्रेडिट इन रूरल एरियाज। नेक्स्ट हम बात करें सेल्फ हेल्प ग्रुप को लेके, सो हाउ डू सेल्फ हेल्प ग्रुप हेल्प इन रूरल डेवलपमेंट, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का रूरल डेवलपमेंट में क्या रोल है, सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कैसे करता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप की हेल्प से कैसे वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन्स की जो इकोनॉमिक वैल्यू, मतलब एक तरह से इकोनॉमीज को वो कैसे बूस्ट कर रही हैं, इकोनॉमीज में उनको कैसे हेल्प मिल रही है, ये सभी क्वेश्चन जो है वो आते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, हाउ हैज लिबरलाइजेशन अफेक्टेड इंडियन इंडस्ट्रीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट आर द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव नेगेटिव जीडीपी में कैसे हेल्प करता है, सब क्वेश्चन आते ही आते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, व्हाट स्टेप्स कैन कंज्यूमर टेक टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन, कंज्यूमर ऐसा कौन सा स्टेप ले सकते हैं अपने आप को एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए, तो कंज्यूमर कोर्ट वगैरह आपने पढ़ा होगा, इसको और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट सारे जो बुक्स हैं आपकी, चाहे हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस में आपकी पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, सबको हमने कवर किया, सारे मैंने आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी बता दिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दिए।
आपके पास अभी टाइम है, आप एक एक दिन में एक एक बुक को भी अच्छे से कवर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, जो टॉपिक आपको अच्छे से याद हैं, अच्छे से पढ़े हुए हैं, उनको आप दोबारा से पढ़ के एक बार पक्का कर लीजिए। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी, सिर्फ और सिर्फ आप बुक रीड अच्छे से करिए। बुक रीड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कुछ भी नहीं करेंगे, बुक रीड करके भी जाएंगे तब भी मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। आपको बुक रीड करनी है, और दूसरा, सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, तीसरा, जितनी भी डेट्स हैं, या हम बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स, ठीक है, टर्म्स, इन सबको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच।